Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Victorian poet Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी. ही वॉज द इंग्लिश पोइट, he was the playwright, he was a great Victorian poet, and he was the one of the major practitioner ever of the Victorian era, who was famous for his dramatic monologues. और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द किड्स एंड पी बी शैले, और जो शैले थे वो उनके फेवरेट थे और इसी वजह से उनको ट्रिब्यूट दिया फ्रेगमेंटेशन ऑफ कन्फेशन के नेम से. पारासेलिसिस के नाम से उन्होंने बुक पब्लिश की. और इसी तरीके सोरडेलो, इट वाज अ लॉन्ग लेंथी वर्क जो कि उन्हें तकरीबन 7 साल लगे डेवलप करने में. और आफ्टर द पब्लिकेशन जो टेनिसन थे उनके बारे में उन्होंने यही कहा कि मुझे 2 लाइनें समझ आई, पहली और आखिरी लाइन, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, वोकेबलरी का इस्तेमाल करते थे. इसी वजह से उनका जो वर्क था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. इसी तरह उन्होंने एक प्ले भी लिखा जैसे स्ट्रफर्ड के नेम से, द रिंग एंड द बुक के नेम से एक मास्टरपीस ब्लैंक वर्ड्स में क्रिएट किया. उन्होंने बहुत सा, उनका अगर स्टाइल देखें तो कहीं उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में किया है, एम्बिक पेंटामीटर में, कहीं उन्होंने जो है कॉपलेट में, स्पेशली हीरोइक कॉपलेट में लिखा है, और इंजॉयमेंट स्टाइल को फॉलो किया है जिसमें रन ऑन लाइन का जो फार्मूला है उसको कंटिन्यू किया है, उसी को अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग के अंदर. इसी तरीके से अगर आप देखें एजोलैंडो है उनका एक वर्क जो कि उस वक्त पब्लिश हुआ जब उनकी डेथ हुई. अब उनकी वाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि ही गॉट मैरिड विद एलिजाबेथ बैरेट. ही डिड द मैरिज सीक्रेटली, और बिकॉज एलिजाबेथ बैरेट वो was a 6 years almost उनसे बड़ी थी, और हर फादर was not agree on the marriage. So ये उस तरह उनकी शादी हुई. और फिर उसके बाद जो है शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द यूके एंड यूएसए एंड इवन द रोमांटिसिज्म के टाइम पीरियड में एमिली डिकन्सन और एलन पो उनको बहुत ज़्यादा, उनके कहते हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उनसे, क्योंकि वो सोशल इंजस्टिस के हवाले से, स्लेवरी के हवाले से, जो वीमेन विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ था. और उन्हें एमले ने इस तरह कहा उनके बारे में कि वीमेन ऑफ द अचीवमेंट के नेम से. ये उनकी एक कह सकते हैं एक तस्वीर का एक पहलू, ये एस्पेक्ट उनकी वाइफ भी है कि दिस कपल इज़ वेरी फेमस. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से देखें तो उनके जितने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे जिनकी वजह से उन्होंने शोहरत पाई, पॉपुलैरिटी गेट की. और आने वाले जो राइटर्स थे लाइक फादर ऑफ इमेजिज्म अजरा पाउंड है, टी.एस. एलियट है, जिन्होंने लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक जैसा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा. इसी तरीके से ऑस्कर वाइल्ड था जिन्होंने द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे जैसे शाहकार क्रिएट किए. और इसी तरीके से जेबी शाह जिन्होंने पैगमेलियन जैसे जो थे ड्रामे क्रिएट किए. ये वो चंद नाम है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड लेते रहे इनसे, रॉबर्ट ब्राउनिंग से, इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग से. और अगर इस हवाले से देखें इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग, माय लास्ट टच इज प्रोफीरियस लवर, प्रोफीरियस लवर और लास्ट राइड टुगेदर हैं, पार्टिंग एट द मॉर्निंग, मीटिंग एट द नाइट, और इसी तरह कुछ जो है द क्रिसमस इवनिंग है, द लॉस्ट लीडर, और ये उनके कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग के नेम हैं जो बहुत फेमस हैं. इसी तरीके से अगर राइटिंग स्टाइल के हवाले से मैं डिस्कस करूँ, ब्राउनिंग का स्टाइल जो था बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़िकल स्टाइल था. फ़िलासफ़िकल स्टाइल ये था कि जो ह्यूमन फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ थी उसको वो डिपिक्ट करते थे अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर. फॉर एग्जांपल वो 2 एलिमेंट्स को टुगेदर करते थे, लाइफ और डेथ को. बिकॉज आपको पता है विक्टोरियन पोइट्स जो थे दे वर मूविंग टूवर्ड्स द मॉडर्निज्म, और रियलिज्म के एलिमेंट्स इनके अंदर थे. तो डेथ को एज एन इंटीग्रल पार्ट और एक नेसेसरी ऑफ कहते हैं ना, नेसेसरी ऑफ द थिंग कंसिडर करते थे कि लाइफ और जो डेथ है ये इंटीग्रल पार्ट हैं एक दूसरे के. और यही वजह है कि अगर आप ड्रामेटिक मोनोलॉग्स देखें, माय लास्ट टचेस को, प्रोफीरियस लवर, तो इसकी आपको काफ़ी डीप ट्रेसेस नज़र आएंगी कि किस तरीके से लव एंड डेथ के एलिमेंट को, मेलैंकली को उन्होंने टुगेदर किया. और
इसी तरीके से जो ह्यूमन माइंड को उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। ऑल्दो के सेगमेंट फ्राइड जो थे उनका वर्क लेट था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये एक विक्टोरियन पोइट थे, रियलिस्टिक एलिमेंट्स भी इनके अंदर मौजूद थे रोमांटिसिज्म के साथ साथ। तो उनके जो करेक्टर्स होते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो वो डिपिक्ट कर रहे थे, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीकर होता था, ठीक है, एक विविड सीन क्रिएट किया जाता था और उसके उस स्पीकर के थ्रू उसके हिस्टोरिकल और जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इंसाइट को डिपिक्ट करते थे। इसमें भी इन्होंने यही किया कि अगर आप देखें तो उनके जो करेक्टर थे आप उनका साइको एनालिसिस कर सकते हैं, सेगमेंट फ्राइड की जो थ्योरी है अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड वाली। इसी तरीके से वो जब वो अपने करेक्टर्स डेवलप करते हैं, जैसे डूक ऑफ फ्रेरा जो है माई लास्ट एचिस के अंदर, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ कि उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा करेक्टर डिपिक्ट किया है विक्टोरियन एज का, ठीक है, जिसमें वो दिखा रहे हैं मेल डोमिनेंस इन द विक्टोरियन ईरा, वीमेन के राइट्स क्या हैं, क्योंकि उस टाइम के अंदर वीमेन जितनी भी थी दे हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो थे, वेदर दे एजुकेशन का मामला हो, चाहे वोट का मामला हो या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मामला हो, ये वो सारी इश्यूज थे जिसमें वीमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। वीमेन हैड नॉट एनी राइट ऑफ वोट और ना ही उन्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दिया जाता था। जैसे कि अगर आप देखें प्राइड एंड प्रेजुडिस को जेन ऑस्टन का, तो उसमें भी एलिजाबेथ बेनेट थी और इसी तरह उसकी सिस्टर्स को दे हैव टू गेट मैरी विद द रिच एंड वेल्दी पर्सन, और उन्हें अपनी कहते हैं ना सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन द मैन। ये वो ऐसे करेक्टर्स थे जो कि अगर आप देखें तो बहुत हद तक विक्टोरियन जो ईरा है उसकी सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को, उनके करेक्टर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो उनमें माई लास्ट एचेस के अंदर उन्होंने फीमेल के हवाले से जो विक्टोरियन ईरा था उसके माइंडसेट को, आदमी के माइंडसेट को एक्सप्लोर किया है, उसका साइको एनालिसिस किया है। कैसे? जैसे कि सेगमेंट फ्राइड कहता है कि ह्यूमन जो माइंड होता है ना उसका एक लार्जर पार्ट जो ह्यूमन माइंड का है वो अनकॉन्शियस से मिलकर बना है और जो कॉन्शियस है वो स्मॉलर पार्ट है। और इसी तरीके से अनकॉन्शियस जो है वो आपके डार्क साइड्स होती हैं, आपके हिडन मोटिव, पैशंस, आपकी डिज़ायर होती हैं, प्लेयर प्रिंसिपल्स होते हैं, और ऐसे प्रिंसिपल्स या आप खुद अनकॉन्शियस होते हैं एंड यू वांट टू गेट द इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग से, और आप फॉर एग्जांपल आप सेक्स की आपकी डिज़ायर है, इस किस्म की जो डिज़ायर होती हैं यू वांट टू फुलफिल, तो ये हर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच है। अब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनकी ब्यूटी ये थी कि उन्होंने विक्टोरियन टाइम के अंदर, विक्टोरियन टाइम वाज द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म, दोनों का फ्यूजन था जिसमें रोमांटिक एलिमेंट्स भी थे, लव फॉर द ब्यूटी, लव फॉर द नेचर, ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी वहाँ पे। किस तरह वो फिजिकल ब्यूटी को डिपिक्ट करवाते थे, डूक ऑफ फ्रेरा की जो पेंटिंग थी उसकी ब्यूटी को, उसकी डचेस की जो ब्यूटी थी उसको पोर्ट्रे करते थे, उसके स्माइल को, उसके चिक्स को, इन सब चीज़ों को। लेकिन उसके साथ साथ वो रियलिस्टिक भी थे, उसके साथ साथ वो उन हिडन मोटिव्स और उन जो ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन माइंड की जो जो डीवियस नेचर जो है, उनके टैक्टिक्स जो हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारे भी पोर्ट्रे कर रहे थे। ह्यूमन माइंड कितना डेंजरस हो सकता है और उसके अंदर उनकी डिज़ायर कैसी होती हैं, विशेस कैसी होती हैं, डार्क साइड्स क्या हैं ह्यूमन माइंड की, उनको एक्सप्लोर किया। और इसके अलावा जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन जो मोटिव्स होते हैं, हम जो एक्शंस होते हैं उनके पीछे उनको पोर्ट्रे किया बीनीथ द सरफेस। एक सोसाइटी है, एवरीथिंग इज लुकिंग कूल एंड गुड, लेकिन उन्होंने अपने करेक्टर्स के थ्रू उस सरफेस के नीचे जो रियल थिंग्स थी, जो रियलिटी ऑफ लाइफ थी एवरीडे की, वो डिपिक्ट की। उनके सोशल इवल्स, डाउरी जैसे कि माय लास्ट डचेस के अंदर जब वो न्यू प्रपोजल आता है, ठीक है, वो मैसेंजर आता है, तो वो किस तरीके से उसे पोर्ट्रे करता है कि डाउरी कितनी होनी चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट थी जो उस वक्त जो थे मेल थे शादी करने से पहले रखते थे। जैसे कि लॉर्ड जो टेनिसन था, उसकी जो
थी मारियाना थी, जिसमें वो प्रोटैगनिस्ट जो थी उसको उसका जो लवर मतलब वो जो हस्बैंड होता है वो उसको अबेंडेंट कर देता है, सिर्फ रीज़न क्या है, डाउरी ना होने की वजह से। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से आपको रियलिस्टिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रॉबर्ट ब्राउनिंग की राइटिंग स्टाइल में नजर आएंगे। और वो अपने करेक्टर्स को बहुत ही शार्प स्टाइल में, शार्प एजेस, जिस तरह अपनी कलम की नोक से बारीकी से उन चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लैक ह्यूमर स्टाइल में पोर्ट्रे करते थे। और आयरनी ऑब्वियसली होती थी। ब्लैक ह्यूमर इज समथिंग कि ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक दैट वर कंसिडर्ड टू बी द टैबूज किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे, जस्ट लाइक कहते हैं ना, सेक्स से रेलिवेंट कोई इशू है, सेक्सुअल डिजायर से रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे जो जो सारी चीज़ें थी, उन्होंने अपने कलम के थ्रू उन टॉपिक्स को ब्लैक ह्यूमर जो है उसका इस्तेमाल करके पोर्ट्रे किया, एरनी भी की, सोशल कमेंट्री भी की। फिर उनके जो करेक्टर्स थे उनके स्टाइल के अंदर आपको सोशल ईवल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटीज़ नज़र आएंगे, हिस्टोरिकल सेटिंग्स नज़र आएंगी। उनकी वोकेबलरी इज़ अमेजिंग, चैलेंजिंग होगी। सेंटेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जुमले जो वो मुरतब करते थे, इंजमेंट स्टाइल था, रन ऑन लाइन का इस्तेमाल था, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आइडियाज़ को एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ। सो ये उनका जो स्टाइल था बहुत ही फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल बेस था, जो आप कह सकते हैं ऐसा जो कि ह्यूमन बीइंग की साइकी को डिपिक्ट कर रहा था, डार्क साइड्स को, पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, और चैलेंजिंग और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ब्रूटैलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड की, नेचर की, किलिंग की, असैसिनेशन की। ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग में नजर आएंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इनके बारे में, मज़े की जो चीज़ मुझे जो लगती है वो ये कि जो करेक्टर्स जो हमेशा सोसाइटी में से जो सिलेक्ट करते थे वो हमेशा ऐसे करेक्टर्स होते थे जो ईवल करेक्टर्स होते थे। ऐसे करेक्टर देवर सिनर, उनका जो सिन होते थे वो रेंजिंग फ्रॉम द हेट्रेड फीलिंग टू द मर्डर की तरफ मूव कर जाते थे। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि वायलेंस जो होता है वो ह्यूमन नेचर के साथ अटैच है, ठीक है, और किस तरीके से सम पीपल आर यूजिंग एज द मेंटल टॉर्चर के तौर पर ले रहे हैं, सम फिजिकल टॉर्चर डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में ले रहे हैं। तो किसी न किसी तरह से वो विक्टोरियन ईरा के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिपिक्ट करवा रहे थे। किस तरह उनकी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उनका आर्ट कैसा, कल्चर, उनका टेस्ट कैसा था। जैसे कि माय लास्ट टचेस के अंदर वो जो सी हॉर्स का स्कल्पचर है, पेंटिंग का जो शाहकार, इस तरह का आर्ट गैलरी में वो जो है दुको फ्रेरा इकट्ठा करता है, वो सारी जो चीज़ें हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके पंप एंड शो वेल्दी लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेविशली दे वर स्पेंडिंग ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स, आर्ट को, उनके कल्चर को, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट कर रही थी। वहाँ के जो लोग थे उनकी जो पर्सनल फीलिंग थी, उनकी जेलसी, उनके हेट्रेड इमोशंस, उनकी पावर, उनकी फीलिंग ऑफ पोजेशन ओवर द व्यूमेन, ये सारी चीज़ें डिपिक्ट कर रही थी। इसी तरीके से अगर आप देखें उनके करेक्टर माई लास्ट टचेस और प्रोफीरियस लवर को, इन दोनों ड्रामेटिक मोनोलॉग को अगर एज एग्जांपल अपने जहन में लेके आए तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक किस्म के साइकोपैथ किस्म के करेक्टर्स जो हैं वो डिपिक्ट करवाए हैं, चाहे दूको फ्रेरा या पोफीरियस लवर है। दोनों के अंदर एक ऐसे आप ऐसे करेक्टर्स हैं, दे अगर उनका साइको एनालिसिस करें तो जस्ट लाइक अ साइकोपैथ हैं दीज पीपल। और बीइंग साइकोपैथ जो था विक्टिम ऑफ द मेल डिजायर, जो मेल विक्टिम ऑफ मेल डिजायर टू इंस्क्राइब एंड फिक्स द फीमेल सेक्चुअलिटी, किस तरीके से वो मीनिंग ले रहे हैं। जैसे दुको फ्रेरा था, किस तरीके से उसने पॉइजनस चीज़ के थ्रू अपनी जो डचेस थी उसको किल किया, और से वीमेन को एज अ कमोडिटी के तौर पर कंसिडर करता है, मटीरियलिस्टिक थिंग के तौर पर। और किस तरीके से रोब ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी टू ऑफ द वीमेन को डिपिक्ट कर रहा है कि आपने एक औरत को ह्यूमन ही ट्रीट नहीं करना, आप उससे उसकी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो ही छीन लेते हैं। वो उसका जो बिहेवियर है डचेस का, उसका स्माइल करना, उसका बैठना, उसका लोगों के साथ बात करना, किसी के साथ हंसना, शुड बी अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड, एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल इन पोजेशन एंड डिस्कार्टेड वे होना चाहिए।
सो बेसिकली जो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने जो क्रिटिक किया था ऑन द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन पर, बेसिकली वो ये डिपिक्ट करवाना चाह रहे थे कि वुमेन को आप एज अ कमोडिटी ट्रीट ना करें, कि विदाउट द फीलिंग एंड इमोशन। जब अगर आप उसे पोजेशन के तौर पर, एज अ कमोडिटी के तौर पर ले रहे हैं, तो बेसिकली यू विल रोब ऑल द ह्यूमनिटीज फ्रॉम द वुमेन। उनसे जो एक ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं वो जो हैं छीन लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो साइकी के साथ साथ इसमें रोमांटिसिज्म के जो एलिमेंट थे, जैसे मिथोलॉजी का इस्तेमाल जो था, मिथ्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, रिक्लेमेशन ऑफ द पास्ट जो थे क्लासिकल्स, और इसी तरह जो रोमांटिक्स थे वो करते थे। यहाँ पे भी मिथ का इस्तेमाल किया। यहाँ पे उन्होंने नेपच्यून जो है, सी गॉड जो है, उसका सी हॉर्स वगैरह का इस्तेमाल, इस किस्म की मिथ्स वगैरह का ग्रीक मिथोलॉजी का इस्तेमाल किया, एलुजन्स का इस्तेमाल किया। एरनी का इस्तेमाल है, सिम्बलिज्म का इस्तेमाल है। जैसे सी हॉर्स जो था वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था माई लास्ट डचेस के अंदर, एक ऐसे स्कल्पचर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से जो मैन है, विक्टोरियन मैन है, वांटेड टू टेम द वुमेन। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वो जो लाइन है टेमिंग अ सी हॉर्स, इसको डिपिक्ट कर रही है। इसी तरीके से आप, क्योंकि फ्यूजन है रोमांटिसिज्म का और रियलिज्म का, और इसमें अगर जो टाइटल की सिलेक्शन के हवाले से अगर देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो भी टाइटल सेलेक्ट करते थे बड़ा ही इरोनिक होता है। जैसे माई लास्ट डचेस का, बेसिकली जब वो आपस में कर रहे होते थे कन्वर्सेशन, जब वो मैसेंजर आता है और वो शादी करने का प्रपोजल लेके आता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरी लास्ट डचेस नहीं है, इसके बाद भी मैंने शादी करनी। मीन ये ऐसे अरोनिक टाइटल सेलेक्ट करते थे जो कि उनके विशियस माइंड को डिपिक्ट कर रहे होते थे। इसी तरीके से सिमलीस का भी इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे किया उन्होंने। जैसे माई लास्ट स्टिचेस के अंदर उन्होंने यूज़ किया, दैट्स माई लास्ट स्टिचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। सो ये ऐसे करेक्टर्स थे जो कि ह्यूमन साइकी, ह्यूमन माइंड को डिपिक्ट करवा रहे थे, डार्क साइड्स को। और इसके अलावा जो जितने भी सोशल इवल्स हैं उनको भी, जैसे मैंने आपको बताया डाउरी का एक इशू था जिसमें वो डिमांड करता है, ऑल्दो दूक वॉज वेल्दी पर्सन, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेडनेस जो थी वो डिपिक्ट हो रही थी। जो टून जो होती थी वो हमेशा एक लिरिकल स्टाइल में लिखते थे, एक जिसमें आप कह सकते हैं एक ऐसा बंदा रॉबर्ट ब्राउनिंग था जो कि आप कह सकते हैं लव जैसे एलिमेंट्स जो थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, लव पोइट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था विद द ग्रेट सेंचुअलिटी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर उनके स्टाइल को देखें, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में भी लिखा, एम्बिक पेंटामीटर, और इसी तरीके से फ्री वर्स जो थी जो विक्टोरियन ईरा में लिखी जा रही थी, उन्होंने ये किया कि इससे पहले जो वर्सेस जो लिखी जा रही थी पोइट्री के अंदर, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड वे से सोफिस्टिकेशन, पॉलिश, हु फैंसी के साथ की जा रही थी। उन्होंने उस कन्वेंशनल जो थी एक रवायती अंदाज से हट कर एक नया ट्रैक का आगाज़ किया। यही वजह है कि इनके बाद आने वाले जो राइटर जैसे टी.एस. एलियट जैसा जो बंदा था, उसने लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक जो था, एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को कंपोज किया, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था। यही वो लोग थे जिन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग से एक इन्फ्लुएंस गेट किया और आने वालों के लिए एक लैंडमार्क की हैसियत रखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। और आप उनका जो स्टाइल है, ड्रामेटिक लिरिकल स्टाइल, आप देखते हैं माई लास्ट डचेस में, चाहे प्रोफियस लवर में, और सारे के सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि, और ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं जो डिपिक्ट कर रहे हैं सेंसेशनल इंसिडेंट को, कि किस तरीके से सेंस क्रिएट की जाती है, और फिर मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं ह्यूमन बींग्स के, जिसमें आप सम टाइम आपको ह्यूमन माइंड को डिपिक्ट कर रहा है, सम टाइम वो विक्टोरियन सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, आर्ट को डिपिक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो लैंग्वेज होती थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में पेश करते थे, जिसे समझना, मतलब आप कह सकते हैं डबल मीनिंग होते थे, आप उसे उसके लिटरल मीनिंग से गेट नहीं कर सकते थे। ठीक है। सो आपको उसके जो मीनिंग्स जो थे बीनीथ द सरफेस, यू हैव टू डू इट, फाइंड इट, और उसके लिए आपको उसका हर कैरेक्टर का साइको एनालिसिस करना ज़रूरी था। इसी तरीके से अगर हम उनके करेक्टर्स
को देखें, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, डूको फ्रेरा और इसी तरह प्रोफीरियस लवर जो था, जिसमें वो लास्ट क्या करता है कि द वीमेन हु लव्ड हिम सो मच, वो सब जो है जितने भी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करके, हडल्स क्रॉस करके अपने आप को स्पुर्द कर देती है अपने लवर के। और वो जो है ह्यूमन डिज़ायर, जो सेक्स की डिज़ायर पूरी होने के बाद उस पे जो उस जो व्यूमेन अपनी लवर होता है उसको किस तरीके से वो मर्डर कर देता है अपनी लवर का, और लॉक के थ्रू। और इसी तरीके से उसको जवाज़ ये पेश करता है कि वो उसकी जो स्माइल थी, उस मोमेंट को वो बेसिकली अबदियत दे रहा है, ठीक है, अटर्निटी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से उसने अटर्निटी और किसे कहते हैं ना, सफाकाना तरीके से उसको डिपिक्ट कर रहा है। सो उनकी जितनी भी आप ड्रामेटिक मोनोलॉग देखें तो उसमें आपको जो है लाइफ और डेथ का एलिमेंट और मेलैंकली साथ कम्बिनेशंस मिलेंगे कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ह्यूमन सफरिंग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सफरिंग्स आर एन इनसेपरेबल ऑफ फ्रॉम द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स है। और इसी तरीके से आप डेथ और लव को आपस में कंबाइन करते हैं। इसके बगैर जो ज़िंदगी है नामुकम्मल है। इमोशंस, फीलिंग्स के बगैर और डार्क साइड्स, ये जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। सो इट्स अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट हिज स्टाइल एंड राइटिंग। उसके बाद अगर हम इनके थीम्स के बारे में डिस्कस करें तो इनके थीम्स जो हैं जेलसी, हेट्रेड, पार को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें आप माई लास्ट डचिस को देख लें। जेलसी दो की अपनी डचिस के साथ जब वो व्हेन शी वॉज टॉकिंग विद द अदर पर्सन, तो पेंटर के साथ अगर वो बात करना है ज़्यादा तो नहीं मुस्कुराती, वो सारी की सारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह प्राइड एंड पोजेशन की जो था दुख था, किस तरीके से वो अपने आप को जो विक्टोरियन ईरा का जो मर्द था उस वक्त क्या फीलिंग थी, वो वीमेन को कैसे एज अ पोजेशन, एज अ कमोडिटी, एज अ कंट्रोल थिंग के तौर पे लेता था। तो बेसिकली ये उसको डिपिक्ट करवा रहे हैं सारी चीज़ें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसी तरह पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल ऑफ मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी सोसाइटी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ वीमेन को प्रॉपर राइट्स भी नहीं हासिल, और जहाँ पे वीमेन दे हैव टू डिपेंड ऑन द मैन फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, राइट, नॉट एनी राइट फॉर द वोट, प्रॉपर्टी, और दे हैव टू गेट मैरी विद द पर्सन, और वो सब का सब डिपेंडेंट थी मैन पर, अपने हस्बैंड पर, अपने लवर पर। जहाँ पे पेट्रारिकल नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था, और सिर्फ और सिर्फ मेल ही की बात, आवाज़ जो थी सुनी जा सकती थी। और इसी तरह आर्ट और कल्चर और विक्टोरियन ईरा को मोरालिटी और डेथ का भी एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आपको, कि मोरालिटी उस ज़माने विक्टोरियन एज के लोगों की मोरालिटीज़ क्या थी, ठीक है। इसी तरह उनके जो मुख्तलिफ करेक्टर्स थे वो उसको सब पोर्ट्रे कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से ऑस्कर वाइल्ड, जो कि वेरी फेमस आयरिश पोइट थे, वो कहते थे कि ही इज़ द मोस्ट शेक्सपियरियन क्रिएचर सिंस द शेक्सपियर। और रीज़न क्या था, क्योंकि उनकी नज़दीक इससे बेहतर कोई और जो था राइटर जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग को पेश नहीं कर सका। वो उनका साइको एनालिसिस वो सो स्ट्रॉन्ग। सो इसीलिए अगर आप कहें तो जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग को हमेशा एज अ फिक्शन राइटर के तौर पर ज़्यादा जो है याद रखा जाएगा उनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से। I hope you understand this lecture. In case of any question, you can write, press the bell icon, then you can receive the notification of the new uploaded lecture. Thank you very much.